हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बहुत सारे विद्वान हैं जिनके साथ हम एक श्रृंखला पेश कर रहे हैं विभिन्न विषयों के ऊपर। और उनमें से एक डोमेन एक्सपर्ट विद्वान कहा जाए, महाविद्वान कहा जाए, श्री त्रिलोकदीप जी हैं, जिनके साथ उनकी जीवन यात्रा को हम कवर कर रहे हैं, खासतौर से लोकसभा सेक्रेटेरिएट से प्रारंभ करके और उसके बाद में दिनमान, और ख़ास तौर से उसके बाद का जो एक क्या कहते हैं पीरियड है जहाँ पर उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत की पत्रकारिता में। एक तरह से भारत की पत्रकारिता के भीष्म पितामह त्रिलोकदीप जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से इस प्रोग्राम के अंदर। नमस्कार। अ, त्रिलोकदीप जी भारतीय पत्रकारिता के एक ज्वलंत स्तंभ रहे हैं। कुछ ऐसी शख्सियतों के साथ इन्होंने काम किया है जो हमारे श्रद्धेय भी हैं, और कहा जाए तो हमने उनको पढ़ा है, उनसे सीखा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा पाई है। और त्रिलोकदीप जी ने उनके साथ कार्य किया है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य होता है किसी व्यक्ति के लिए कि वो व्यक्ति जिन्होंने समाज के अंदर खास तौर से पत्रकारिता और साहित्य के अंदर बहुत उच्च स्थान हासिल किया है, हिमालय जैसी ऊंचाइयां पाई हैं। और उनकी प्रेरणा स्वरूप त्रिलोकदीप जी जो उन्होंने कार्य किए हैं खास तौर से दिनमान में और उसके बाद संडे मेल में या बाकी पत्रकारिता के दौरान में, वो अपने आप में अमूल्य है। दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम सीधे चलते हैं त्रिलोकदीप जी के पास। और आज हमारा ये तीसरा अंक है उनके साथ में, जहां पर यात्रा शुरू करेंगे अज्ञेय जी की साथ, जो उनकी मुलाकात होती है और कैसे अज्ञेय जी उनको फिर दिनमान में लेके आते हैं। एक ऐसी पत्रिका जिसने भारत में शायद मुझे लगता है कि कई ऐसे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं एक क्वालिटी पत्रकारिता के, गुणात्मकता के, कि जो शायद आज की डेट में तो ना अखबारों में मिलता है, ना पत्रकार जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें मिलता है। मैं भी दिनमान का एक प्रशंसक रहा हूं, और दिनमान से निकले हुए श्री त्रिलोकदीप जी जो कि अपने आप में हिंदुस्तान के एक नायाब हीरे हैं। त्रिलोकदीप जी, कैसे मुलाकात होती है आगे चलते हुए अज्ञेय जी से, और कैसे आपकी वो यात्रा शुरू होती है, उसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। माइक आपकी ओर अब। धन्यवाद दिनेश जी। जैसा मैंने पिछली बार कहा था उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि हर चीज़ जो है मेरी ज़िंदगी जी। में जी। लोकसभा सचिवालय से जुड़ी हुई है। जी। अज्ञेय से भी वहीं से शुरुआत हुई थी। जी। उसका थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि छोटी सी दे दूँ आपको। जी जरूर। एक दिन शायद 8 सितंबर 1960 था। जी। दिल्ली के सिंधिया हाउस में एलाइड मोटर्स एक जगह है, वहाँ मैं अपना स्कूटर पता करने गया था। बाहर तो वो बंद था वो शोरूम। बाहर एक चिट्ठी लगी थी कि श्री फिरोज गांधी के निधन के कारण आज ये बंद रहेगा। तो दिनेश जी, ये खबर पढ़ के मेरे पांव तले से जमीन निकल। जी। मैं सीधा अपने दफ्तर भागा, और एक वहाँ टोकन होता है नीले रंग का, उससे आप ले जाके आप लॉबी इनर लॉबी तक जा सकते हैं। तो मैं सीधा इनर लॉबी गया, देखा पंडित नेहरू विराजमान है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। जब वो खत्म हुआ तो किसी ने पंडित नेहरू जी से पूछा कि आपके दामाद नहीं रहे, आप यहाँ? बोले हाँ, काम काम होता है, उसको इंदू संभाल रही है। इंदू मतलब इंदिरा गांधी। तो पंडित नेहरू अपने सदन के प्रति, अपने लोकसभा और राज्यसभा के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी सेशन होता था वो कभी उसको गैर हाजिर नहीं रहते थे। अब इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है कि दामाद की लाश या शव घर रखा हुआ, बॉडी घर रखी है, और प्राइम मिनिस्टर नेहरू लोकसभा में बैठे हुए हैं। एक और चीज़ आप बताना चाहूँगा कि सेंट्रल हॉल में ये सब दिनमान से चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कहीं ना कहीं जी। आती हैं। जी। एक दिन सेंट्रल हॉल में देखा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बैठे हैं और उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वो उदास से गमगीन से बैठे हुए हैं। तो जी। किसी ने पूछा, भाई हम इतने आप
आए हैं दूर से आपको बधाई देने के लिए, आपको जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने देखा 15-20 लोग एमपीज खड़े हुए हैं, बोले आप 23 तारीख का महत्व जानते हैं? मैं 23 मार्च को पैदा हुआ हूँ, और जी 23 मार्च का महत्व आपको मालूम है? सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे, बोले 23 मार्च वो दिन है जब भगत सिंह को फांसी पर लटका। हम्म बताओ, मैं अपना जन्मदिन मनाऊं कि? हाँ, किसका मन करता होगा जिन्होंने इस देश के लिए इतना सब कर दिया? 3-3 बंदे शहीद हो गए उस दिन 23 मार्च को। जी मैं ठीक है, हो सकता है कि 1931 से पहले मैं मनाता हूँ, लेकिन उसके बाद बोले आप लोग इतना भी नहीं मालूम किया क्या लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा। तो ये कुछ चीजें हैं। तो ये वही डॉक्टर लोहिया हैं जो कहा करते थे कि भारत और पाकिस्तान एक तो नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने आपस में लूज कन्फेडरेशन तो हो सकता है। ये भी हाँ हमने फिर दिनमान में भी चलाया था। तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, ये सब दिनमान से जुड़े हुए लोग हैं, और जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। जी आपने हमारे जो एयर चीफ मार्शल पहले थे, उनके बारे में सुनता होगा, सुब्रतो मुखर्जी हुआ थे। सुब्रतो मुखर्जी थे। जी हाँ। वो टोक्यो गए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, वहां उनके गले में कोई शायद मच्छी का कांटा वाटा फंस गया था, वह डेथ हो गई। उनकी वाइफ का नाम था शारदा मुखर्जी, बहुत ही शालीन लेडी, बहुत ही सब, हम लोग सब उन्हें दीदी कहा करते थे लोकसभा में। तो उन्होंने, उनका संबंध जो था वो पंडित परिवार से था। रंजीत पंडित नाम सुना होगा आपने? जी नाम नहीं सुना सुना? हुआ है, नाम सुना हुआ है। पंडित पंडित नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित के हस्बैंड थे। जी नाम सुना हुआ है। और शारदा मुखर्जी मतलब शारदा पंडित हुआ करती थी। शारदा मुखर्जी उनकी भतीजी शायद थी। जी तो उनकी इज्जत हम इसलिए भी करते थे कि वो दो संस्कृतियों का, वो महाराष्ट्रियन थी, शादी उन्होंने बंगाली से की। तो इस तरीके से वो इतनी शालीन थी, इतनी सभ्य थी, इतनी सुसंस्कृत थी, तो मज़ा आता था। तो बोले कहा करती थी, जब मेरी ज़रूरत हो मुझे बताना। तो ये भी, जब मैं पत्रकारिता में गया तो भी मेरी मदद की उन्होंने, जहाँ जहाँ मैंने चाहा। बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही समझदार, मज़ा था। एक जी और हमारे एक पत्रकार मित्र होते थे हमारे, जिनका नाम था निखिल चक्रवर्ती। जी निखिल चक्रवर्ती स्ट्रीमलाइन एक बहुत अच्छी अखबार निकले करती थी। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था रेणु चक्रवर्ती। जी वो कम्युनिस्ट पार्टी की थी। और दिलचस्प बात यह देखी कि उनके जो चचा थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, जी वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, मतलब बिल्कुल बहुत बिल्कुल। पुराने वक्त थे। तो जी ये सब लोग, मैं जब इन लोगों से मिलता था तो एक बहुत अच्छा चीज़ें लगती। मैं ये बता रहा हूँ कि पिता क्या है, जैसे ये पार्वती कृष्णन है, ये कम्युनिस्ट थी। इनके पिता डॉक्टर सुब्रहन पंडित नेहरू की मंत्रिमंडल में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। तो ये सब लोग मेरे मदद किया करते थे। एक राजा भानु प्रकाश सिंह थे, ये नरसिंहगढ़ के राजा थे, मंत्री थे। जिन्होंने अपने स्टाफ को कहा रखा था कि जब भी त्रिलोक दीप आए, मैं किसी भी हालत में उससे मुझे जरूर मिलवाइएगा, मैं बात करूंगा। हम लोग रात को आमतौर में मिला करते थे। राजा थे तो बोले तुम रात को आओगे तो मैं खबरें भी दूंगा और वो करूंगा। तो एक दिन मैं नया नया कैमरा लिया था, मैंने कहा चलो मिलते हैं, चलते हैं, दोस्त अपने से जी जी मेरे जी दोस्त बन गए, जी दोस्त बन गए थे। जी तो जब मैं मिलने गया, उनके स्टाफ ने कहा कि वो अभी बहुत बिजी हैं, लेकिन आप, मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन किया अंदर, बोले मैं बाहर आ रहा हूँ, उनसे को वहीं मिलेगा। तो मिले उले, जी गले हाथ मिलाए, तो मुझे धीरे से बोले तुमसे एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बताओ? मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। मैंने कहा वजह? बोले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म करने का फैसला किया है, हम्म और जितने राज्य हैं वो चाहते कि तुम इससे आगे आओ, इसलिए मैं इस्तीफा लिख रहा हूँ। अगर तुम्हारा दिनमान अभी निकल रहा है तो ये तुम्हारे लिए मेन खबर है। अगर जी
अगर कंटिन्यू। नहीं निकल रहा है तो मैं तुम्हें एक लिख के दूंगा, तुम्हारे लिए कवर स्टोरी हो जाएगी। तो ये मेरे दोस्त थे, एक और ऐसे दोस्त है जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। उनकी जी उनकी शिकायत थी राजीव गांधी से कि मैं एग्रीकल्चर दूंगा, इरिगेशन नहीं दूंगा। तो मैंने वो बोले, मैंने इनसे कहा कि अजीत प्रसाद जैन से देखिए, जो भी मिनिस्टर हुए थे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन हुआ करते थे। बोले मैं नहीं दूंगा। तो बोले, मुझे उन्होंने बुलाया, उन्होंने रिजाइन कर सबसे पहले न्यूज़ मुझे दी। तो ये जो लोग मेरी जिंदगी में आए हैं, इनने मुझे बहुत मदद की है। ऐसे मेरे साथी हुआ करते थे, जैसे कोई नटवर सिंह के साथ बैठा है, AR खान हमारे साथी थे। जैसे ये जब सीताराम सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष होते थे, उनके जो PA होता था वो मेरे साथ काम करता था, AR चोपड़ा। तो इस तरीके से जो लोग हैं, ये मेरे हमेशा काम करते थे। एक तो वहाँ के महासचिव बने थे जो वहाँ मेरे साथ काम करते थे, जिसका नाम था CK जैन, चक्रेश कुमार जैन। तो उन्होंने मेरे पीछे, आप देखेंगे जितनी लोकसभा की किताबें छपी हैं, सब मुझे प्रेजेंट किया करते थे। तो ये सब चीजें हुआ, मेरे जो काम आया करते थे। एक TN माकन हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो मेरे जो ये वक्त से जब काम आना, और जी बिना मतलब फोन किए कहना तुरंत आ जाओ। जैसे मेरे जिन आपके 2-3 नाम मैं गिनाता हूँ, मुझे जी कुछ नहीं, जैसे हरकिशन सिंह भगत, हरकिशन सिंह सुरजीत, फोन सुरजीत करूं है। आ जाओ, आ जाओ। इंद्रजीत गुप्ता, फोन करूं आ जाओ। अटल बिहारी वाजपेयी, प्रकाश भी शास्त्री, मैं पहले बता चुका हूँ कि इन लोगों को मैं फोन करता था तो मुझे फोन मिल जाते थे। जैसे हाँ, और पीलू मोदी, पीलू मोदी ये कहा करते थे, मैंने जुल्फी से, मतलब जुल्फिकार भुट्टो से इतनी लंबी बात की है, इतनी इंदिरा गांधी ने भी की है, कि तुम आओ मैं तुम्हें स्टोरी देता हूँ। और एन वक्त तक मुझे स्टोरी दे। तो ये जो मैंने लोकसभा में पाया था, ये दिनमान में काम आया। जी अब एक 1965 की बात है, मेरे घर फोन नहीं था। फोन तो दफ्तर हुआ करता था। मेरी बहन प्रभजोत कौर का फोन आया। उसने कहा कि ऐसा है, तुम अ, वात्स्यायन जी से मिल लो जाके, मतलब अज्ञे जी से मिल लो जाके। मैंने कहा, मैं तो, मेरे पास नंबर नहीं, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया। बोले नंबर लो। सच्चिदानंद वात्स्यायन पूरा नाम। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे। जी सच्चिदानंद वात्स्यायन उनका नाम, सच्चिदानंद हीरानंद उनके, हीरानंद के पिताजी का नाम, मूल राज जी उनके दादाजी का नाम। हीरानंद जी थे वो पुरातत्व वेदी थे, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। वो कैसे थे, किस तरीके से ये बने, कितने भाई बहन थे, ये चौथे नंबर थे, 10 भाई बहन थे, ये सब चीजें हैं। तो ये बताएंगे आपको बाद में, धीरे धीरे जाएंगे। अभी तो पत्रकारिता की तरफ मैं जा रहा हूँ आपको लेके। आगे के बारे में बहुत जितना चाहेंगे मुझसे मैं बोल दूंगा। मतलब मैं जो बोलूंगा, उनको सिर्फ पत्रकार के ना तौर पे, इंसान के तौर पे, और क्रांतिकारी के तौर पे। जी भगत सिंह के साथियों में से थे। ये बात बात की बातें हैं। मेरी बहन का फोन आया कि आप उनसे बात करके चले जाइए। तो मैंने फोन किया, उनके एक PA था चड्ढा, अभी तक याद है मुझे, MJ चड्ढा। तो बोले कि बात करता हूँ। मैं बात की थी, तो अंकित जी जब फोन उठाते थे, वो हेलो हेलो जी, सिर्फ फोन किया, जी जी, बस। मैंने बताया कि, बोले आप आ जाइए, जब कल आ जाइए। तो मैं चला गया, मिलने गया। तो अब बैठी, मतलब जितनी वो शालीनता उस वक्त के, जो शालीन तो 1965 की बात है। बोले हाँ, धीरे, बहुत धीरे बोलते थे। हाँ, मुझे प्रभजोत जी ने बताया है कि आप लोकसभा में काम करते हैं। हमने ये दिनमान शुरू किया है, और मैं चाहता हूं कि आप संसद में आंखों देखी खबरें हमें भेजा कीजिए, दे जाया कीजिए, या भेज दिया कीजिए, जैसे कि हर सप्ताह हमें दे जाया कीजिए। और बाकी मिल भी लिया कीजिए आके। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह उनसे मेरा मिलना शुरू हुआ, मतलब लोकसभा के माध्यम से उनके यहाँ जाना मैंने शुरू किया, मिलना शुरू किया, दिनमान में छपना शुरू हो गए हम। ये जी 1965 के मध्य, 1965 के मध्य की बात है कहीं पर। फिर एक बार ऐसे ही 3-4 महीने जाता, तो एक दिन उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे प्रभजोत जी ने बताया था कि आप वहाँ की नौकरी छोड़ के सक्रिय पत्रकारिता में आना चाहते हैं। तो हमारा एक विज्ञापन निकलने वाला है,
विशेष संवाददाता का। तो आप चाहें तो उसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा जी जी। जी। अप्लाई किया, उसका रिटर्न टेस्ट हुआ, जी। उसके बाद इंटरव्यू हुए। तो दुर्भाग्यवश मैं उसमें नहीं ले सका, नहीं लिया जा सका एज ए स्पेशल करेस्पॉन्डेंट। फिर उन्होंने कहा चिट्ठी एक दिन आई कि उसमें किसी वजह से हम आपको सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं, उससे नीचे वाली पोस्ट अगर आप चाहें तो हम सोच सकते हैं। तो मैं चिट्ठी लेके उनको पहुंच, अब चिट्ठी कर, जब चिट्ठी से क्यों दूं, तो मैं पहुंच ही गया, और तो कोई साधन था तो पहुंच गया। मैंने कहा जी हाँ, मैं आने को तैयार हूँ। बोले सोच लीजिए, आपको देखिए वहाँ आपकी 10 साल की नौकरी है शायद, और यहाँ आप आइएगा और 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड भी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आऊँगा। तो वहाँ मैंने, मुझे 1965 नवंबर या अक्टूबर या नवंबर का अपॉइंट वो चिट्ठी मिल गई थी, लेकिन मैंने 1 जनवरी 1966 को ज्वाइन किया था। उसके पीछे लोकसभा वालों ने कहा कि अब देखो, तुम्हारी तीसरी प्रमोशन है इस वक्त, तुम यहाँ ट्रांसलेटर बन गए हो, और उसके बाद आप इंटरप्रेटर बन सकती हो। या मैंने कहा अब सरकारी नौकरी नहीं करनी है, वहीं पत्रकारिता में जाना मन वही कर रहा है, तो इसलिए पत्रकारिता में जाना चाहता हूँ। और उसका शौक भी हो गया है। उसका शौक इसलिए हुआ था कि लिखने में जो मेरी मदद की थी, जिसका नाम था जयप्रकाश भारती, वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में थे, और मुझे उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान के हर अंक में छापा था। बल्कि मेरा एक उपन्यास भी उन्होंने सीरियलाइज किया था, कड़ियाँ टूट गई, कर्नल नरेंद्र पाल सिंह का था। तो वो एक चस्का से पंजाबी में कहता पड़ गया था लिखने का, तो अब कोई मन नहीं था पीछे जाने का। इस दौरान हमें एक और मित्र थे, लल्दन प्रसाद व्यास, वो लखनऊ में रहते थे, ज्ञान भारती नाम के अखबार निकालते थे। वो ये चाहा करते थे कि मैं लोकसभा में रहते हुए उनके लिए भी काम करूं। तो ये जो डॉक्टर लोहिया, MC चागला, शारदा मुखर्जी, महारानी गायत्री देवी, महारानी महेंद्र कौर, जबकि इंटरव्यू लेके मैंने उनको दिए थे पहले, तो इसलिए वो काफ़ी मुझसे मुतासिर थे कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ। एक दिन उन्होंने मुझे मैसेज किया कि एक स्वामी कृष्णानंद सरस्वती हैं, वो आ रहे हैं, 15 साल बाद देश आएंगे। वो सब काम जो है वो कर रहे हैं वहाँ पर, यूरोप में, एशियाई के देशों में, और अब आजकल अफ्रीका में हैं। तो उनको हमारे जो अगले प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, उन्हें अपना सांस्कृतिक, भारत का सांस्कृतिक दूत बन गए थे। तो वो स्वामी कृष्णानंद सरस्वती बाद में जो है मॉरिशस के राष्ट्रपिता घोषित किए गए। 1963 में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। 1992 में वो ब्रह्मलीन हुए थे। इस पे कभी चर्चा होगी तो आगे और बताऊंगा ये कौन थे, कैसे थे, पत्रकारिता से उन्होंने मुझे, उनसे कैसे जुड़ा, और कैसे उन्होंने मुझे सामाजिक सरोकारों के साथ भी जोड़ा। अब आते हैं अज्ञे पे। फिर अज्ञे जी को मैं 1 जनवरी 1966 को ज्वाइन करके रिपोर्ट दे दी। उस वक्त मैं सिर्फ सीधी जो बात थी अज्ञे जी होती थी, लेकिन जहाँ पर जो लोग देखे तो होश फाख्ता हो गए। जैसे मनोज श्याम जोशी सहायक संपादक, जितेंद्र गुप्ता सहायक संपादक, सर्वेश्वर दास सक्सेना चीफ सब एडिटर, श्रीकांत वर्मा स्पेशल करस्पॉन्डेंट, श्यामला शर्मा जिसको हम दिनमान का संस्थापक मानते हैं, इस पर भी बाद में चर्चा करूंगा कौन थे ये थे योगराज थाने, श्रीमती शुक्ला रुद्र, जवाहरलाल कौल। तो ये सब जब देखे तो मैंने कहा राम सेवक श्रीवास्तव, तो अपने आप में कुछ चीज़ें तो अपने आप में संस्थाएं थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक़्त दिनमान में 14 या 15 संपादकीय व्यक्ति थे जो काम किया करते थे। इसी से हम दिनमान निकालते थे। कोई राज्यों में हमारा संवाददाता निश्चित नहीं था, तो हम लोग खुद ही यहाँ पर लिखा करते। और सबसे मजेदार बात है, ये कोई भी सिवाय अज्ञे के कोई भी ढंग का जो पत्रकार नहीं था। अज्ञे तो प्रतीक के संपादक थे, फिर सैनिक के संपादक थे, फिर विशाल भारत के संपादक रह चुके हैं, लेकिन सर्वेश्वर सक्सेना कवि थे। मनोज श्याम जोशी फिल्मी दुनिया से आए थे, फिर फिल्म बम्बई से आए थे। जितेंद्र गुप्ता प्रकाशन विभाग से आए थे।
रेडियो से, श्यामला शर्मा रेडियो से आए थे, अज्ञे को जानते थे। तो ये सब चीजें थी, लेकिन अज्ञे की अध्यक्षता में हम लोगों ने ये सब सीखा और डेनमार्क को जहाँ पहुंचाया। मुझे जो पहला काम दिया गया, ये मैं अज्ञे के प्रशिक्षण की बात कर रहा हूँ, मुझे जो पहला काम दिया गया कि आप जो है रोज अखबारें पढ़िए, जो कि 20-25 आया करती थी, उसमें से दिनमान ले क्या चीज़ हो सकती है वो आप काटिए, मतलब आप मार्क काटिए, बाकी पीएन काट देगा। मैंने कहा जी इतना बड़ी लाइब्रेरी टाइम्स ऑफ इंडिया की है तो इससे काम नहीं चलता। बोले नहीं, उससे काम वो सारे लोगों की है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की भी है, नवभारत टाइम्स की भी है, इकोनॉमिक्स टाइम्स की है। हमें जो अपनी क्लिपिंग चाहिए दिनमान के हिसाब से चाहिए। तो साहब पहले मेरी ट्रेनिंग ये हुई कि मेरा काम था अखबारें पढ़ना, क्लिपिंग काटना, मार्क करना, क्लिपिंग काटना। ये समझिए कि एक आध हफ्ता चला। उसके बाद एक कॉलम जाया करता था पिछले सप्ताह, मतलब जो पिछला सप्ताह है कि उसमें देश में मुख्य घटनाएं क्या हुई थी और विदेश में मुख्य घटनाएं क्या हुई थी, उसका एक एक कॉलम देना था। अब क्योंकि हम सरकारी नौकरी से आए थे, हम ये छोटा सा एक एक कॉलम की चीज भी लिख के अज्ञे को भेज दिया करते थे। वो देख के भेज देते। तो किस दिन लोगों ने कहा 1-2 हफ्ते बाद, भाई तुम ये चीजें क्यों, ये तो आम चीजें हैं, रूटीन की चीजें हैं, तो संपादक क्यों भेजते हैं? मैंने कहा हम लोग यही सीख के गए थे कि अपने बॉस के थ्रू सब काम करना चाहिए। बोले जोशी जी को बता दो, किसी और को दिखा दो, या डायरेक्ट प्रेस भेज दो। तो इस तरीके उसके बाद मेरे एक और कॉलम है जिसका नाम था दुनिया भर की। तो वो मैं करता था, तमाम तरह की चीजें लेके उसमें एक कॉलम, 3 कॉलम की स्टोरी, एक पेज की स्टोरी वो किया करता था। अब यहाँ जो मुझे एक चीज और आप लोगों से शेयर करनी है, आज जो आप पत्रकारिता देखते हैं, जो पत्रकारों को सुविधाएं देखते हैं, हम लोगों ने सुनी भी नहीं थी क्या होता है। दिनेश जी, जब हम लोग करते थे तो हैंड कंपोजिंग हुआ करता था, पता नहीं किसने, आपको मालूम होगा हैंड कंपोजिंग क्या होता था? जी, एक एक चीज लेके हैंड कंपोज किया जाता था, उसकी ग्यालियां बनाई जाती थी, फिर उसको ग्यालियों को पढ़ के एक पूरे पेज बने थे, उसमें चिपकाए जाते थे और शीशे की ब्लॉक बना करते थे, दबा के किया करते थे। और ये सब उस तरह की होती थी। बाकी उसके बाद ये कंप्यूटर से बाद की बात आई है, तो हैंड कंपोजिंग करते हुए हमने शुरू किया था। वो सब दिनमान में उसी छपा करता था, नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया उसी सिस्टम से छपा करता था, वैसे ही सब बना करते थे। उसके बाद हम लोगों को हमारा जो ऑफिस था संपादकीय ऑफिस, वो 7 बहादुर शाह जफर मार्ग यहाँ टाइम हाउस में जी, था। जी, जी, तो जी, प्रेस जो था वो 10 दरियागंज में था। जी, तो हम लोगों की ड्यूटी होती थी कि हफ्ते में 3-4 दिन जो है हमें वहाँ प्रेस में जाकर बैठना पड़ता था। जी। वहाँ अपने बैठ के प्रूफ पढ़ने पड़ते थे और प्रूफ पर क्रश करके मुझे पेज पास करने पड़ते थे। तो ये हम लोग की ड्यूटी, कभी कभी 2 आदमी साथ थे, जैसे मैं और सर्वेश्वर जी इकट्ठे जाते थे, और इस तरीके से और लोग बने हुए थे। तो इसलिए हम लोग ये प्रेस, मतलब प्रेस का काम भी अज्ञे ने हमें सिखाया था कि आपको प्रूफ भी पढ़ने हैं, आपको कतरने भी काटनी है, आपको लिखना भी है। मुश्किल तो, काम था। तो ये सब, अब उस वक्त के दौर देखिए ना, आपके पास आप कुछ लिखना है तो कोई आपका गूगल नहीं है, कहीं जी, इंटरनेट नहीं है, आपको लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी बैठ के पढ़ना है। आपका संपादक जो है आपको 5 लाइन की चीज है, कहीं इसका एक पेज का आर्टिकल बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? तो ये आगे की ट्रेनिंग थी। तो एक बार, 1 महीना हो गया, मैंने कहा 2 महीने और बाकी हैं। एक दिन बोले कि अच्छा, हमारे उसमें दिनमान में खूबी थी कि सभी संस्कृतियों के लोग थे, मतलब जी, बंगला भी थे, पंजाबी भी थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे, कश्मीर के जवाहरलाल कौल भी थे, और मैं एक था कि सरदार बन गया, आ गया। पंजाबी एक था योगराज थानी, वो खेल खड़े देखा करता था। एक दिन हुआ ये कि बोले कि आपको शिव कुमार बटालवी पे लिखना है। हम्म। नाम तो सुना है आपने बिल्कुल सुना है, उसके? बहुत बहुत गाने बहुत तो सुना, बहुत बड़ी हस्ती है। बहुत बहुत हस्ती थी। और बहुत छोटी उम्र में उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल गया, 1967 में, 67 में। या तो 30 साल का भी नहीं था उस वक्त। तो वो पंजाबी की हस्ती थी। अब मैं सोच रहा, बोले क्यों नाम नहीं सुना? मैंने कहा नाम तो सुना है, लेकिन बोले कोई बात नहीं, मैटर मिल जाएगा, कुछ मैं दूंगा,
कुछ अपनी बहन के पास, प्रभजोत जी के पास जाइए, साहित्य अकादमी चले जाइए, प्रभाकर माचवे से लीजिए, वो आपको बहुत दे देंगे। तो ये आपको करना पड़ता था। आपको एक स्टोरी करने के लिए कहाँ कहानी जाना पड़ता, आपके पास कुछ नहीं था। आपके गूगल जो थे, आपकी अपनी हम लोग इसी तरीके से हमने अपनी लाइब्रेरी विकसित कर दी। ये आगे की वजह से थी कि अपनी लाइब्रेरी भी रखिए, तो उससे ये फायदा होगा कि आपको कहीं दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो इस तरीके के इम्तिहान करते करते फिर उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे वो न्यूज़ में लगाना शुरू कर दिया। पहले प्रांतीय न्यूज़ थे, फिर उसके बाद दिल्ली के न्यूज़ शुरू हो गया, फिर पंजाब का न्यूज़ लिखना शुरू हो गया, फिर लिखना शुरू होगा, लिखते चलते चले गए। और इस क्या तरीके से धीरे क्या धीरे आपके पास अभी भी अब दिनमान की कुछ प्रतियां पड़ी हुई हैं? मेरे पास पूरा सेट था, लेकिन मैंने डोनेट कर दिया। मतलब 1966 से लेके 1989 तक जी। बाउंड वॉल्यूम डोनेट कर दिए, तो किसी को डोनेट कर दिए। ऐसे मेरे पास संडे मेल की थी पूरी बाउंड, वो भी डोनेट कर दिया। कारण आप समझ सकते हैं, बढ़ती उम्र, बाहर मेरे पीछे, मेरे बच्चों को शौक नहीं है पत्रकारिता का, तो मैंने कहा अभी तो मैं लाइब्रेरी डोनेट करने की सोच रहा हूँ। तो इसलिए जी। सब चीज़ें हैं। अब उसी डोनेशन की प्रक्रिया चल रही है। डोनेशन में अपने आप को भी रख लिया, और आपकी कृपा है कि आपने मुझे याद किया। नहीं तो कौन याद करता है इस उम्र में आके, और कौन किसको आगे याद है, किसको पुराने वक्त की पत्रकारिता याद है, किसको वो मेहनतें याद हैं, और कौन आज करना चाहेगा मेहनत, जबकि पका पकाया सब मिल जा। हमें तो नहीं मिला साहब। हमें तो कोई बिल, बहुत मेहनत करके रोटी कमानी पड़ती थी। ये दिनेश जी यकीन जानिए, हम कभी आधी रात से पहले घर नहीं पहुंचा करते थे। लोकसभा में और तरह की बातें थी, और दिनमान में और तरह की बातें थी, और संडे में और तरह की। लेकिन जी। पत्रकारिता मजा लिया। आधी रात को घर पहुंचे, लेकिन मजा आता था कोई बात। अगले दिन सुबह फिर तो तरोताजा होके आते थे, कुछ ना कुछ सीखने का मन जज्बा हुआ करता था कि हाँ आज हमने ये देखा। और दिनमान का मुकाबला कोई डेली पेपर भी नहीं कर सकता था कि ऐसा कोई पत्रकार था। जी। अब छोटा सा एक प्रसंग और सुनो। बिल्कुल सुनाइए। आप सुनाइए इसलिए क्योंकि फिर उसके बाद, उस प्रसंग के बाद सिर्फ 5 मिनट में आखिरी में हम अंतिम कड़ी पे आएँगे। फिर उसके बाद चौथे एपिसोड में हम बाद में जाएँगे। समय की बाध्यता है, चैनल की बातें होगी। आप इस प्रसंग को कहिएगा। क्या मैंने इतना बोल दिया क्या? जी। दिनमान की शुरुआत में थोड़ा सा मजेदार आपको बताना चाहता हूँ। जी। हुआ ये कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक थे साहू शांति प्रसाद जैन और रमा जैन। ये जो थे, ये अपनी भारतीय संस्कृति और साहित्य के बहुत समर्पित थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की जितनी भी पत्रिकाएं निकली, धर्मयुग, सारिका, पराग, इलस्ट्रेटेड वीकली, सब कुछ, वामा, जो भी निकला सब इन्हीं की वजह से निकला। इनके जहन में एक दिन आया कि हमें टाइम और न्यूज वीक की तर्ज पे एक समाचार पत्रिका निकालनी चाहिए। तो ये पंडित श्यामला शर्मा जो हमारे साथी थे, ये उनके घर जाया करते थे, कि पंडित थे हरिद्वार के। तो इनके आना जाना था, तो उन्होंने इनसे कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का एक पत्रिका निकालें, तो तुम्हारा क्या राय है? बोले बहुत अच्छा रहा है, तो बहुत ये है, इसका नाम आप देश काल रखिए और बनाइए। तो बोले संपादक भी चाहिए उस तरह का प्रतिभाशाली, जो कि हर चीज जानता हो। तो बोले हाँ, मैं आपको नाम सुझा सकता हूँ, आप उनको कोशिश करें। बोले कौन? बोले कहा वात्स्यायन जी, सच्चिदानंद वात्स्यायन। बोले वो आ जाएंगे? बोले कोशिश कीजिए, मुझे कहिए तो मैं कोशिश कर दूंगा। बोले पंडित जी आप ही कीजिए। तो सब लेके उन्होंने, क्योंकि पुराने रेडियो से जानते थे एक दूसरे से। रेडियो में मतलब ये लोग जो पुराने वक्त के रेडियो वाले हैं, मनोज श्याम जोशी, रघुवीर सहाय, वात्स्यायन जी के अंडर काम करते थे। ये जो श्यामला शर्मा, देविकी नंदन पांडे जो थे, ये न्यूज रीडर थे। तो उस वक्त से इन लोगों के सबकी जान पहचान। तो बोले मैं करता हूँ। तो उन्होंने फोन किया उनके घर, तो हमें पता चला कि वो तो 6 महीने बाद आएंगे, बर्कले में है, विजिटिंग प्रोफेसर, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जाया करते थे। तो फिर साहू शांति प्रसाद ने कहा कि आप ऐसा कीजिए पंडित जी, कि आप डमी तो बनानी शुरू कर दीजिए। तो जब डमी बन जाएगी तो एक मोटा मोटी इसको मतलब भारतीयता का स्वरूप दीजिए।
और उस तरीके से कॉलम तय कीजिए, अब बनाइए, तब जब तक अज्ञे जी आ जाएंगे, वात्स्यायन जी आ जाएंगे, तब बात कर लेंगे। और उस वक्त का जैसे मैं कहता हूँ ना, प्यारी दोस्ती थी, अपने रेडियो में खुश के लिए मुझे सेठ ने ये काम सौंपा, तो अपने जितने लोग साथी थे उनसे कहा यार ये करो, मदद करो, फलां करो, ढिमा करो, दो उसके हाथ में टाइम और न्यूज की कापियां, और सब लोगों ने मिल के बैठ के 1-2 महीने में पूरी एक डमी तैयार कर दी, सब लोगों के मत सहयोग से। कोई किसी की प्रतिद्वंदी नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, साथी बन, हमारे आप साथी हैं, दोस्त तैयार करके उन्होंने कहा इसका नाम देश काल रखिए, क्योंकि देश से ठीक है। वात्स्यायन जी 6 महीने बाद लौटे, तो इन्हें पहुंचा सब शांति प्रसाद जैन जी चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि रमान जी से आप और शांति पे मिल लीजिए। बोले ठीक है, मैं चलता हूँ। तो तय हुआ टाइम, मिलने आए, तो उन्होंने कहा ये हमारी योजना है। बोले हाँ, श्यामला जी ने मुझे बताई थी। तो बोले उन्होंने एक ये डमी बनाई है, तो उन्होंने कहा ये रख लीजिए। उन्होंने ये नाम सुझाव देश काल दिया, ये भी रख, उन्होंने कागज ले लिए। तो बोले, तो फिर एक हफ्ते बाद मुलाकात हुई। बोले हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, मैं अपने तरीके से आपको डमी बना के दूंगा, मैं सोचूंगा, लेकिन इसको शर्तें तय हो जानी चाहिए हम्म। और सब लिखित में होनी चाहिए। तो उन्होंने बताई अपनी शर्तें कि कोई आदमी नहीं, कोई मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई मुझे ये नहीं कहे कि मेरी सिफारिश भी रखो, और किसी को कोई हक नहीं, इंक्लूडिंग आप मालिक होकर, कि मुझे कोई डिक्टेट कर सके। नौकर तो जनरल मैनेजर वगैरह तो अलग बात, आप भी मुझे डिक्टेट नहीं करते, और ये सब लिख के दीजिए, अगर आपको मंजूर हो तो मैं आने को तैयार हूँ। अज्ञे जैसा आदमी, मैं तो अभी भी, दिनेश जी मानिए, तो मैं अभी भी कहता हूँ कि उस जितना कैलिबर का प्रतिभाशाली आदमी विश्व में नहीं कहीं होगा, जो दुनिया की हर भाषा जानता हो, दुनिया के हर विषय पर मास्टरी के साथ बोल सकता हो, अपनी भाषा, अपने देश की भाषा तो छोड़िए, विश्व की भाषा जानता हो, और इतना पढ़ा लिखा आदमी हो। मैं तो इस बारे में गर्व महसूस करता हूँ, मैं उनके साथ काम किया है, उनके साथ रहा हूँ, और उनको वहां तक जानता हूँ जो कोई जान नहीं सकता, जिससे जी जी जिसके साथ खुलते नहीं थे कभी। खैर, जी तो उन्होंने मरता क्या नहीं करता, शांति प्रसाद जैन समाज जैन ने लिख के दिया, और पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया में, या क्या पूरे पत्रकार जगत में ये हलचल हो गई कि ऐसा संपादक हमने नहीं देखा जो अपनी शर्तों पे काम करता हो, और जो उसको मालिक ने लिख के दिया हो कि आप भी मुझे इंटरफेयर नहीं कर। ये थे वात्स्यायन, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। और क्या मजाल, जो वहाँ का जनरल मैनेजर को आना होता था, तो उनके पास नीचे सेकंड फ्लोर पे आया करते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसने थर्ड फ्लोर पे बुलाता। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर श्यामलाल को या गिरिलाल जैन को आना होता था, तो वो चल के इनके पास आते थे। बाद में दोस्ती हो गई थी, फिर से मिला करते थे, लेकिन ये था बस, ये था उनका रुतबा। और मुझे इजाजत है, उनकी पत्रकारिता में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, अभी नहीं हो, अगर नहीं, हैं तो। हम बहुत बहुत सारे अंक करने जा रहे हैं आपके साथ, और हम ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ ही कवर करेंगे, और धीरे धीरे यात्रा ऐसी आगे बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को जज्ब करने का भी तो थोड़ा सा वक्त चाहिए ना, क्योंकि हाँ ये हाँ, इतनी सारी गूढ़ बातें हैं। तो अगर बहुत सारी चीजें एक साथ में आ जाएंगी तो उनके भी सिर के ऊपर से जानी शुरू हो जाएंगे, वो एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे इसको। हाँ नहीं, सही बात है। तो दर्शक मित्रों, समय की बाध्यता चैनल की भी और मेहमानों की भी, उन चीज़ों को देखते हुए अभी बहुत सारे एपिसोड्स त्रिलोकदीप जी के साथ आएँगे, जिसके अंदर ये यात्रा और आगे बढ़ेगी। अज्ञेय जी के साथ यात्रा तो अभी हमारी प्रारंभ हुई है, और उसके बाद बहुत सारे सुनहरे क्षण ऐसे आएँगे, जहाँ से हम सबको उस व्यक्तित्व के बारे में, उनकी गूढ़ बातों के बारे में समझने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो जो हमारे सामने जो परिदृश्य आता है, सिर्फ ले दे के उनकी लेखनी का आता है, लेकिन वो लेखनी के अलावा भी तो बहुत कुछ थे। उसका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो शख्सियत है, उनके जो कुछ अलग किस्म की सोच होगी, वो सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली त्रिलोकदीप जी के द्वारा हमारे सामने इस छोटे पर्दे पर ज़रूर आएँगी। तो अज्ञे त्रिलोकदीप अज्ञे कैसे बने, अज्ञे अज्ञे कैसे बने, ये एक अलग कहानी बिल्कुल, है। बिल्कुल, उस पे भी क्योंकि आएँगे। अब उसके बाद देखिए ना, उनकी जो ये जो किताबें हैं, सच्चिदानंद निरंजन वात्स्यायन के नाम से शायद 2-4 होंगी। सारा जी, साहित्य जो है अज्ञे के नाम से है। जी। उनको अज्ञे किसने बनाया,
जी। अज्ञे कितने बड़े क्रांतिकारी थे। अज्ञे क्यों पूर्वोत्तर में जाके सुभाष चंद्र बोस की सेना के आमने सामने हो गए थे। अज्ञे फौजी कैसे बने, अज्ञे यायावर कैसे बने। तो तमाम तो इतनी बातें साहित्य के इतर, साहित्य में बहुत लिखा जा चुका है, बहुत बोला जा सकता है, उनकी गुणता के बारे में बहुत बोला जा चुका है। अज्ञे को आप वात्स्यायन को कितना जानते हैं, उनकी जो इंसान की मानवता है, उनकी चीजें जो है क्या है वो जानिए। आप किसी विषय को अनुभव लीजिए। मैं अभी वो भी बताऊंगा आपको अगली बार कि जब जब ये राधा कृष्णन से मिलने गए, राष्ट्रपति राधा कृष्णन, टाइम तो 10 मिनट का और उन्होंने लगे 35 मिनट उनको ये बताना शुरू किया कि आपने जो लिखा है सत्य की खोज ने और मैं जो आपको बता रहा हूँ अलग है। तो वो संस्कृत के विद्वान थे अज्ञे, फारसी के विद्वान थे अज्ञे। कैसे उनकी पढ़ाई शुरू हुई है हम आपको बताएंगे। वो स्कूल में नहीं गए, कहाँ पढ़े थे। बिल्कुल, तो मेरा अगले ख्याल सप्ताह ही अज्ञे अज्ञे के ऊपर जितना मैं सोचता हूँ, उनके अलग क्वेश्चन, आपको कोई दावे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं गैर साहित्यिक से बोलूंगा। उनको एज ए बेस्ट पत्रकार कैसे हैं वो बताऊंगा आपको। डेनमार्क में उन्होंने सिर्फ शैली दी नहीं, खुद फील्ड में जाकर काम किया। डेनमार्क कितने अच्छे फोटोग्राफर थे वो हम आपको बताऊंगा, कितने अच्छे कैरिकेचर किया करते थे वो आपको बताऊंगा, कितने अच्छे वो पेंटर भी थे वो बताऊंगा। मतलब आप नाम लीजिए किसी गुण का जो एक व्यक्ति में होने चाहिए, एक एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में होने चाहिए, एक अजीम शख्सियत में होने चाहिए, वो अज्ञे थे। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये अगले अंक में ये अज्ञे जी की यात्रा त्रिलोकदीप जी के द्वारा जो बताई जाएगी, उसमें आगे चलेंगे। तो दोस्तों, हम लेंगे अब आपसे विदा और शुक्रिया अदा करेंगे त्रिलोकदीप जी का, उन्होंने कीमती समय निकाला। ये उनके साथ हमारा तीसरा अंक था और बहुत सारे अंक और भी आएंगे। इस बात का इत्मीनान रखिएगा। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ, एक नए अंक के साथ। इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका हमारी ओर से।